हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन कुमार सिंह और आप है अपने यूट्यूब चैनल मास्टर्स फिजिक्स पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन आइसोलेटेड कंडक्टर, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और कूलॉम्स लॉ के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन आइसोलेटेड कंडक्टर। कंसीडर करिए कि हमारे पास एक आर्बिट्री शेप का एक कंडक्टर है ना, जिसका शेप कोई भी डिसाइडेड नहीं है ना, इस तरह से कोई भी आर्बिट्री शेप है। और ये हमारा क्या है, एक कंडक्टर है। ये हमारा क्या है, कंडक्टर है। और कंडक्टर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि कंडक्टर के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि इनके अंदर चार्ज जो है, जो मोबाइल चार्ज है, वो फ्रीली मूव करते हैं। और जब हम इस कंडक्टर में चार्ज को सप्लाई करते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया, इसमें प्लस क्यू चार्ज सप्लाई किया, तो जब हम लोग चार्ज इसमें सप्लाई करेंगे तो वो चार्ज एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिपल्सन करके क्या होते हैं, अपने आउटर सरफेस तक चले जाते हैं। और चार्ज अपने आप को उस बॉडी के सरफेस पर इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो मान लीजिए हमने प्लस क्यू चार्ज हमने इस कंडक्टर को सप्लाई किया। अब क्या होगा कि जो चार्ज है वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पे ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होंगे, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा वहां पे कम चार्ज एक्यूमुलेट होंगे। तो कुछ इस तरह से चार्ज का एक्यूमुलेशन देखने को आपको मिलेगा बॉडी के सरफेस पे। ये जो चार्ज है आपने कहाँ सप्लाई किया था, बॉडी के अंदर में, लेकिन वो म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से कहाँ पे चले गए, आउटर सरफेस पे, है ना। और इस तरह से क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, उसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 में आरसी के, 1 के, वेयर आरसी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आरसी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। आरसी जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब जरा देखिए कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे अगर इस छोटे से पोर्शन का, इस छोटे से जोन का अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए देखूं तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा, ये होगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मैं यहाँ के लिए देखूं तो यहाँ के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा लार्ज होगा, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आप देख रहे हो यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। तो जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहां पे चार्ज का एक्यूमुलेशन ज्यादा है, और जहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है वहां पे चार्ज का एक्यूमुलेशन कम है। तो चार्ज जो है अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट करता है किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में उसके आउटर सरफेस पर इस तरह से कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर के, लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्लास 12th के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स नहीं बनाए जाते हैं। बट क्लास 12 के लिए
आपके लिए क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? देखिए, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है एक मेथड है जो बेसिकली चार्ज के प्रेजेंस को और चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। चार्ज के प्रेजेंस को और चार्ज के मैग्नीट्यूड को डिटेक्ट करता है। तो इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है, एक मेटल रॉड होता है ना, जो वर्टिकली प्लेस होता है। इस मेटल रॉड के ऊपर एक मेटल की प्लेट बनी हुई होती है और नीचे दो गोल्ड फॉइल्स होते हैं। क्या होते हैं? दो गोल्ड फॉइल्स होते हैं। गोल्ड की पतली चादर होती है ना। इन सभी कॉम्बिनेशन को एक ग्लास कंटेनर में रखा जाता है ना। और इसके सामने एक चार्ज रॉड को लेकर के आते हैं। अगर ये चार्ज रॉड जो हम लेकर के आ रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव नेचर का है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये कैसा चार्ज है? ये है आपका पॉजिटिवली चार्ज। ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज। तो ये क्या करता है, पॉजिटिवली चार्ज क्या करता है कि पॉजिटिवली चार्ज रॉड जो है यहां से नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं और यहाँ ऊपर की तरफ आने के बाद यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होने लग जाता है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे देखने को मिलता है इंडक्शन इफेक्ट। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इंडक्शन इफेक्ट देखने को मिलता है। अब चूंकि यहाँ से नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ चले गए तो यहाँ पे जो चार्ज बचा वो क्या बचा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो दोनों फॉइल्स के ऊपर सेम नेचर के चार्ज होने की वजह से ये दोनों फॉइल्स एक दूसरे से क्या होते चले जाते हैं, सेपरेट होते चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। और यहाँ पे सारा का सारा नेगेटिव चार्ज आकर के जमा हो जाता है। सिंपल यही कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पे आप नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर के आते, नेगेटिवली चार्ज रॉड ले आने के बाद कंडीशन सारा का सारा उल्टा होता। कंडीशन क्या होता, उल्टा होता। इस फॉइल के पास पॉजिटिव चार्ज के बजाय यहाँ पे एक्सेस नेगेटिव चार्ज होता और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से रिपल्सन होता है कि नहीं। तो इस तरह से आप गोल्ड फॉयल लीव्स के बीच में एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना हुआ है वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो इसके ये पॉइंट्स में क्या हमने लिखा है, इट कंसिस्ट्स ऑफ अ मेटल रॉड प्लेस्ड वर्टिकली मेड अप ऑफ ब्रास एंड एट द बॉटम ऑफ दिस रॉड टू थिन फ्लेक्सिबल गोल्ड मेटल लीव्स आर अटैच्ड, है ना। अ मेटल प्लेट इज अटैच्ड एट द टॉप, यहाँ पे मेटल प्लेट लगा हुआ है ना। व्हेन एन एक्सटर्नल चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर द मेटल प्लेट एन ऑपोजिट चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द प्लेट, प्लेट पे ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है एंड सेम चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द लीव्स, है ना। ड्यू टू द सेम चार्ज appearing on both leaves it repel each other and diverge। जो दोनों लीव्स पे सेम चार्ज अपियर होता है इसकी वजह से क्या होता है, दोनों लीव्स जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं और वो डाइवर्ज होते चले जाते हैं। द एंगल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ गोल्ड लीव्स इज डिपेंडेंट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा डाइवर्जेंस एंगल उतना ही ज्यादा होगा लीव्स में। ओके, इस बात का ध्यान रखना है। तो लीव्स के ऊपर कम चार्ज अगर है तो डाइवर्जेंस भी होगा कम, अगर लीव्स के ऊपर चार्ज ज्यादा है ना, तो डाइवर्जेंस एंगल भी ज्यादा होगा। मोर चार्ज विल डाइवर्ज द लीव्स मोर एंड लेस चार्ज विल डाइवर्ज द लीव लेस, है ना। ज्यादा चार्ज ज्यादा डाइवर्ज करेगा, कम चार्ज कम डाइवर्ज करेगा। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलॉम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू पॉइंट स्टैटिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये तो स्टेटमेंट हुआ। हमें समझना है कि कैसे कूलॉम्स लॉ ने डिसाइड किया, डिफाइन किया।
कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास चार्ज मान लो Q1 है और ये पॉजिटिव चार्ज है, और एक स्टैटिक चार्ज हमारा Q2 है, ये भी स्टैटिक है, रेस्ट पे है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो r है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो r है, तो कूलॉम्स का कहना है कि जो Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगाएगा, मान लीजिए Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और Q2 चार्ज Q1 पे जो फोर्स लगाएगा यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, है ना, that force is directly proportional to product of magnitude of the two charges, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होगा उनका प्रोडक्ट, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, सेपरेशन डिस्टेंस है, उनके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उनके स्क्वायर का क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, R स्क्वायर के। तो यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो आएगा क्या, K Q1 Q2 अपॉन में क्या, R स्क्वायर, है ना। जहां पे आप लिख सकते हैं K क्या है, K इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, K इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, K जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, जो कि डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, विच डिपेंड्स ऑन मीडियम, विच डिपेंड्स ऑन मीडियम, है ना, जो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। के को बेसिकली, के को पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए कि F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बार R स्क्वायर होता है, जहां पे के को हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सा। ओके, के को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट के बारे में, यूनिट ऑफ के बारे में। तो के का यूनिट यहां से निकालिए, के को आप क्या लिखेंगे, के को लिखेंगे F R स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2, यही लिखेंगे। फोर्स का यूनिट क्या होता है, ऐसा ही लिखिए, न्यूटन, R का मीटर तो ये मीटर स्क्वायर, है ना, अपॉन में चार्ज का कुलॉम्ब तो कुलॉम्ब स्क्वायर, तो कुलॉम्ब इंटू कुलॉम्ब, कुलॉम्ब स्क्वायर हो जाएगा। तो के का यूनिट क्या निकल गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कुलॉम्ब स्क्वायर। अब जो आपको वैल्यू समझना है, अगर आप फ्री स्पेस की बात करें, फॉर फ्री स्पेस यानी आप एयर और वैक्यूम की बात करें, तो के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कुलॉम्ब स्क्वायर। ये वैल्यू है के का, जो कि आपको याद रखना है, जो कि आपको क्या रखना है, याद रखना है। के इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कुलॉम्ब स्क्वायर। अब हम लोगों ने के को लिखा था 1/4 पाई एप्सा। सबसे पहले यहां अब ये समझते हैं कि एप्सा किसको बोलते हैं। एप्सा जो है ये होता है, ये बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम को, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम को, है ना, एप्सा बोलते हैं, जो कि इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के। एप्सा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के। एप्सिलॉन नॉट किसको बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं आप परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस और वैक्यूम, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम को, और इसका मैग्नीट्यूड होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कुलॉम्ब पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो ये एप्सिलॉन आर है ये किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ
मीडियम को, यानी अगर चार्ज के बीच में अगर मीडियम प्रेजेंट हो तब एप्सिलॉन आर की बात होगी, है ना। अगर आप फ्री स्पेस में है, अगर आप फ्री स्पेस में है ना, यानी एयर और वैक्यूम की बात कर रहे हैं, तब एप्सिलॉन आर 1 के बराबर होता है। उस केस में एप्सिलॉन को आप एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के जगह आप 1 लिख सकते हैं। तो एप्सा जो है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो है, वो आपके किसके बराबर हो गया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के। और उस कंडीशन में जब आप फोर्स लिखेंगे तो फोर्स को के जगह आप क्या लिखते हैं, फोर्स को आपने क्या लिखा दो चार्ज के बीच में, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और के को आप क्या जानते हैं 1/4 पाई एप्सा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो फ्री स्पेस के लिए जो फोर्स हो जाएगा उस कंडीशन में एप्सा के जगह एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, है ना। तो ये आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने चीजों को सिंप्लीफाई किया। सबसे पहले हमारे पास के था, के को हम लोग 1/4 पाई एप्सा लिखते हैं, है ना। और ये एप्सा किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के। और फ्री स्पेस के केस में एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो होता है वो 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। तो एप्सा जो हुआ वो एप्सा नॉट हो गया, और फोर्स जो हुआ वो हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो है आपको स्टार मार्क फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी अभी जो हमने एप्सिलॉन आर के बारे में देखा है ना, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, एप्सिलॉन आर को कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इन एयर और वैक्यूम। यानी अगर कोई भी दो चार्ज एक दूसरे से सेपरेटेड हो एयर या वैक्यूम में, और वही दोनों चार्ज एक दूसरे से सेपरेटेड हो सेम डिस्टेंस से बट किसी मीडियम में, तो उन दोनों के डिफरेंट कंडीशन में उन दोनों के ऊपर लगने वाले फोर्स के रेशियो को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं। यानी एप्सिलॉन आर कहते हैं हम लोग एफ, जो कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, किसमें, जब हमारा दोनों चार्ज के बीच में जो एयर प्रेजेंट हो, अपॉन में एफ डैश, यानी हम डैश यूज कर रहे हैं अगर दोनों चार्ज के बीच में मीडियम प्रेजेंट हो। तो एफ डैश यूज कर रहे हैं व्हेन मीडियम इज प्रेजेंट, मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन टू चार्जेज, दो चार्जेज के बीच में मीडियम प्रेजेंट हो तब। अब समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे Q1 था और यहाँ पे Q2 था, दोनों रेस्ट चार्ज हैं और दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों रेस्ट पे है ना, दोनों रेस्ट पे है और दोनों पॉजिटिव है। और इन दोनों को ये मिलाने वाला जो लाइन है ना, इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस जो है वो R है। अब दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो मान लीजिए हमने कहा कि 1 ने 2 को इधर की तरफ रिपेल किया तो F21 इधर की तरफ, और F12 किधर की तरफ, इधर की तरफ। जो हमारा यहाँ पे चार्ज के बीच में जो मीडियम है वो एयर है, वो वहां पे यहाँ पे क्या है, एयर है। तो फोर्स जो होगा, वो जो फोर्स होगा F12 कहिए या F21 कहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, है ना। और डायरेक्शन क्या देख रहे हैं, डायरेक्शन ऑपोजिट है, डायरेक्शन क्या देख रहे हैं, ऑपोजिट है। एक लेफ्ट की तरफ है दूसरा राइट की तरफ है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा, है ना। और अगर इसको हम लोग एफ माने एयर के कंडीशन में, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये अभी हम लोगों ने पता किया था, है ना, कि एयर के केस में एप्सिलॉन आर क्या होता है, 1 होता है। एयर के केस में एप्सिलॉन आर क्या होता है, 1 होता है। ओके, अब हम लोग अगर बात करें
अब अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास फिर से वही दो चार्जेज है, दो चार्ज है, Q1 है और Q2 है, प्लस यहाँ भी प्लस पॉजिटिव चार्ज है। ओके, फिर से ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स लगा रहे हैं, F12 और ये F21। ओके, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, रिपल्सन फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग डैश यूज कर देते हैं, डैश यूज कर देते हैं, क्योंकि मीडियम मैं ले रहा हूँ जिसमें एप्सिलॉन आर में ग्रेटर देन 1 मान के चल रहा हूँ, यानी मीडियम प्रेजेंट है, एयर के अलावा कोई और चीज है ना। तो यहाँ पे मीडियम प्रेजेंट है और दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है। अब जो आप फोर्स लिखेंगे F-12 या आप F-21 जो लिखेंगे, अगर मैं इसको F- बोलूं तो आप क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यही लिखेंगे। और K के जगह आप क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब चूंकि एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन को क्या लिखोगे आप, एप्सिलॉन नॉट लिखोगे इंटू एप्सिलॉन आर लिखोगे, यही लिखोगे ना, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना, ये लिखोगे। अब आप एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो चीज है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये क्या था, ये था फोर्स में जब चार्ज के बीच में एयर प्रेजेंट था तो तब का फोर्स का मैग्नीट्यूड था। तो क्या आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, F अपॉन में ई आर लिख सकते हैं, यानी एफ डैश जो हो गया वो क्या हो जाएगा, एफ अपॉन में ई आर हो जाएगा, एफ डैश जो हो गया वो एफ अपॉन में ई आर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब जो है एफ डैश जो है वो तो एफ से कम हो गया, इसका मतलब हुआ कि एफ डैश जो है, एफ डैश जो है वो एफ से कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब मीडियम प्रेजेंट होता है तो जो चार्ज के ऊपर नेट फोर्स लगता है वो डिक्रीज हो जाता है, यस और नो। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज ड्यू टू मीडियम, ड्यू टू मीडियम नेट फोर्स बिटवीन द चार्जेज डिक्रीजेज बाय एप्सिलॉन आर टाइम्स, है ना, एप्सिलॉन आर टाइम्स से क्या हो जाता है, नेट फोर्स डिक्रीज हो जाता है। यानी क्या हुआ, दिस मीन्स एन ऑपोजिट फोर्स एक्ट्स ऑन चार्जेज ड्यू टू मीडियम, यानी मीडियम जो है चार्ज पे ऑपोजिट फोर्स लगाता है, इसका मतलब सिंपली यही हुआ है कि नहीं। तब आप अगर देखिए तो यहाँ पे आपके पास है Q1 और यहाँ पे आपके पास मान लीजिए Q2 है, और इसके बीच में जो है कोई भी मीडियम प्रेजेंट है, यानी एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 है और ये डिस्टेंस जो है ये आर है। तो एयर के कारण इनके ऊपर फोर्स लगना है एफ, एयर के कारण इन दोनों के बीच में जो कूलम्ब फोर्स लगना है वो तो क्या लगना है, एफ लगना है ना। लेकिन जब मीडियम प्रेजेंट हो गया तो मीडियम प्रेजेंट होने की वजह से इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर अब जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है क्या, एफ डैश, वो क्या लग रहा है, एफ डैश। और आपने क्या देखा कि जो एफ डैश है वो एफ से कम है, एफ डैश जो है वो एफ से कम है। इसका मतलब नेट फोर्स जो है वो चार्ज के ऊपर डिक्रीज हुआ। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि नेट यहाँ पे इस कंडीशन में अट्रैक्टिव फोर्स मीडियम ने लगा दिया, मीडियम ने अट्रैक्टिव फोर्स लगा दिया इस चार्ज के ऊपर, है कि नहीं। तो चार्ज के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो लगा दिया। यहाँ यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि हम लिख सकते हैं कि जो हमारा एफ डैश है उसको हम लोग एफ माइनस का एफ एम लिख सकते हैं, कि नहीं। जो हमारा एफ डैश है वो एफ माइनस का एफ एम के बराबर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब आप एक बात बताइए कि एफ डैश को हमने क्या लिखा था, एफ डैश को लिखा था एफ बाय एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एफ माइनस एफ एम, यही लिखा था।
अब हम लोग क्या Fm को हम लोग इस साइड ले आ सकते हैं, तो ले आइए, ये हो जाएगा F माइनस एफ बाय ई आर, यही हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा Fm जो है वो क्या हो जाएगा, F कॉमन कर लीजिए, 1 माइनस 1 बाय ई आर हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो मीडियम जो है उस चार्ज के ऊपर क्या फोर्स लगा रहा है वो आपने कैलकुलेट कर लिया। मीडियम क्या फोर्स लगा रहा है वो आपने कैलकुलेट कर लिया, F इंटू 1 माइनस 1 बाय 1 अपॉन में एप्सिलन आर, है ना। तो ये हमारा मीडियम जो है उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो कैलकुलेट कर लिया। और नेट फोर्स जो है वो हमारा ये पता चल गया कि जो नेट फोर्स है वो एप्सिलन आर टाइम से ओरिजिनल फोर्स से डिक्रीज हो जाता है। नेट फोर्स जो है एप्सिलन आर टाइम से डिक्रीज हो जाता है। ओके, और जो एप्सिलन आर है वहां वो हम लोग कैसे लिखते हैं कि जो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस इन द एयर और वैक्यूम टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड इन द मीडियम। ओके, तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम को भी डिफाइन कर लिए, और हम लोगों ने देख लिया कि फोर्स डिपेंडेंसी ऑन मीडियम क्या होता है, मीडियम की वजह से फोर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलॉम्स फोर्स। कूलॉम्स फोर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला चीज क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक चार्ज है Q1, ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज है Q2। अब आपने क्या कहा कि इस Q1 के ऊपर, है ना, फोर्स Q2 ने इधर की तरफ लगाया, है ना, और इस Q2 के ऊपर Q1 ने फोर्स इधर की तरफ लगाया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि यहां पे एक और चार्ज आ गया, मान लीजिए Q3, अब क्या होगा, अब क्या किसी तरह से कोई भी तरह का चेंजेज होगा फोर्स के ऊपर? तो बिल्कुल नहीं होगा। ये वाला फोर्स जो है Q1 और Q3 के बीच का जो फोर्स होगा वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा, है ना। तो Q3 Q1 और Q2 के बीच में लगने वाले फोर्स को अफेक्ट नहीं करेगा, या Q3 और Q2 के बीच में जो फोर्स लगेगा, मान लीजिए Q3 और Q2 के बीच में फोर्स लग रहा है F1, है ना, और Q3 और Q1 के बीच में फोर्स लग रहा है मान लीजिए F2, है ना, तो इधर भी ये F2 लगेगा और इधर भी ये F1 लगेगा। तो आपने क्या देखा कि F2 और F1 ने F को इफेक्ट नहीं किया, है ना। तो ये जो फोर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली लगते हैं और किसी भी थर्ड चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स से अफेक्टेड नहीं होते हैं। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट हुआ। दूसरा क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन बोथ चार्जेस आर ऑपोजिट टू ईच अदर। मान लीजिए कि दोनों चार्ज हमारा नेगेटिव है, एक प्लस Q है और एक माइनस Q है। अब क्या होगा, अब इस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, क्योंकि दोनों चार्ज जो है वो ऑपोजिट नेचर का है, तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। अब भी आप क्या देख रहे हैं कि दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर मान लीजिए कि यही दोनों चार्ज प्लस क्यू होता तो इस केस में क्या होता, इधर ये फोर्स लगाता और इधर ये फोर्स लगाता, है कि नहीं। तो इधर ये फोर्स लगाता और इधर ये फोर्स लगाता। अब इस कंडीशन में भी दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और ध्यान में ये भी आपको रखना होगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड, ये वाला जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वही फोर्स ये भी होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा। तीसरा चीज, लास्ट चीज क्या है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज बिटवीन टू पॉइंट चार्ज ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ पॉइंट चार्ज। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग जो भी चार्ज होते हैं उसके लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगता है। ये मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है, Q3 है, आप Q1 और Q3 को मिलाइए, ये इसका दोनों का लाइन ज्वाइनिंग हो गया, तो Q3 Q1 पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और Q1 Q3 पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो मान लीजिए ये F1 है, ये F1 है। अब अगर बात करिए Q1 और Q2 के लिए, तो Q2 और Q1 को पहले आप डायरेक्ट मिला लीजिए, ये इसका लाइन ज्वाइनिंग हो गया।
Q1 Q2 पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। मान लीजिए ये F3 है और ये भी F3 है। अब Q2 और Q3 के बारे में बात करिए। Q2 और Q3 को आप क्या करिए, लाइन ज्वाइन कर लीजिए। ये लाइन ज्वाइनिंग है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा। तो ये Q2 और Q3 इस पे इधर की तरफ F2 फोर्स लगाएगा, तो Q2 भी Q3 के इधर तरफ पर F2 फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही लगाएगा। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा किसका, कुलॉम्स लॉ का, कि कुलॉम्स लॉ थर्ड चार्ज अगर रखा हुआ है तो उससे अफेक्टेड नहीं होता है, उससे इसके फोर्स पहले वाले दो चार्ज हैं उनके ऊपर जो फोर्स लग रहा था, जिस डायरेक्शन में लग रहा था वैसे ही लगेगा। थर्ड चार्ज के आने से उसके फोर्स के मैग्नीट्यूड में कोई भी डिक्रीमेंट नहीं होगा, जो पहले लग रहा था वही लगेगा। हाँ, नेट फोर्स में चेंजेज आ सकते हैं, एक पर्टिकुलर चार्ज पे नेट फोर्स में चेंजेज आ सकता है। जैसे आपने देखा कि पहले Q2 पे केवल F लग रहा था, अब F1 भी लग रहा है, तो नेट फोर्स जो है वो चेंज हो सकता है, बट F के मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेज नहीं करेगा। हमारा Q3 के वजह से जो भी फोर्स लग रहा होगा Q2 के ऊपर वो, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा, और ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कुलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है यहाँ पे Q1, है ना, और एक चार्ज है यहाँ पे Q2, और इन दोनों के बीच में ये सेपरेशन डिस्टेंस है। हमने क्या किया, चूंकि वेक्टर फॉर्म में हम लोग बात कर रहे हैं तो हमने इसको ओरिजिन माना। इसको क्या माना, एक तरह से मान लो हमने ओरिजिन अगर माना, तो हमने एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दिया कि इस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है जो कि हमारा आर वेक्टर है। अब ये चार्ज भी रेस्ट पे है, पॉजिटिव है, और ये चार्ज भी है रेस्ट पे, पॉजिटिव है। तो Q1 Q2 के ऊपर रिपल्सन फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। मान लीजिए हमने इसको कहा F1, मान लीजिए हमने इसको कहा F1, वेक्टर फॉर्म में है तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में अब बात कर रहे हैं। तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में F1 को क्या लिखेंगे, F1 को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर और आर का कैप। आर का कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। तो कोई भी यूनिट वेक्टर को आप ऐसे लिखते हैं, उसका वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, यानी ये हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन में आर। तो वेक्टर फॉर्म में F1 जो है वो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन में आर, यानी ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में आर क्यूब आर वेक्टर। ये हो गया F1। अब अगर मैं बात करूं F2 की, तो चूंकि हमने पोजीशन ओरिजिन पहले मान लिया है, तो F2 में मानता हूं कि चार्ज 2 जो है चार्ज 1 पे लगा रहा है, वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा F2। अब हम लोग F2 बात कर रहे हैं जो कि Q2 की वजह से Q1 पे रिपल्सन फोर्स लग रहा है। अब हमने पोजीशन वेक्टर तो हमने उल्टा ले रखा है, तो F2 को हम लोग कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, है ना, हमारा पोजीशन वेक्टर उल्टा है। देखो हमारा पोजीशन वेक्टर लेफ्ट टू राइट है, और हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सेम आएगा K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आर कैप, और ये हो जाएगा माइनस का K Q1 Q2 बाय आर क्यूब आर वेक्टर। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो F1 वेक्टर है वेक्टर फॉर्म में, F1 जो है वो माइनस ऑफ F2 के बराबर होगा। वेक्टर फॉर्म में F1 और F2 एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए ये क्या होंगे, एक दूसरे से माइनस ऑफ साइन के इक्वल होंगे। आप F2 वेक्टर को भी माइनस ऑफ F1 लिख सकते हो, और F1 वेक्टर को भी माइनस ऑफ F2 लिख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ कुलॉम्स लॉ। कुलॉम्स लॉ का क्या लिमिटेशंस है ना। तो पहला पॉइंट है इट होल्ड्स गुड फॉर स्टैटिक पॉइंट चार्जेस। सबसे पहले स्टैटिक समझते हैं।
कि जब चार्ज जो है, चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, अगर चार्ज स्टैटिक हो, अगर चार्ज जो है स्टैटिक हो, तो स्टैटिक कहने का मतलब हुआ रेस्ट, यानी चार्ज अगर रेस्ट में हो तो चार्ज जो है वो प्रोड्यूस करता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और अगर चार्ज जो है वो मूविंग है, चार्ज जो है अगर वो क्या है, मूविंग है, तब ये प्रोड्यूस करता है बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। और कूलॉम्स लॉ जो है ये केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिफाइंड है, डिफाइंड ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, डिफाइंड ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसलिए चार्ज का रेस्ट में होना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग कूलॉम्स लॉ यूज करना चाहते हैं तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि चार्ज मूविंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब चार्ज मूविंग होगा तब उसके ऊपर नेट फोर्स लगेंगे, वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से भी होगा और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से भी होगा, और मैग्नेटिक फोर्स अकाउंट नहीं करता है कूलॉम्स लॉ, ठीक है। दूसरा है पॉइंट चार्ज, है ना। तो कूलॉम्स लॉ जो है ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। कोई भी दो पॉइंट चार्ज अगर हैं Q1 और Q2 हैं, तब इनके लिए हम डायरेक्टली लगा सकते हैं, जो हमारा फोर्स होगा वो फोर्स हमारा कुछ इस तरह से होगा, क्या हो जाएगा फोर्स, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं होकर के कोई एक्सटेंडेड बॉडी रहा, मान लीजिए हमारे पास एक एक्सटेंडेड बॉडी है, ठीक है, इस तरह से ये हमारा एक्सटेंडेड बॉडी है, और ये एक्सटेंडेड बॉडी लार्ज सेपरेशन पे है, कितने कैसे है, लार्ज सेपरेशन पे है, ये दोनों बहुत ज़्यादा सेपरेशन पे है। और अगर लार्ज सेपरेशन पे है तो कोई इंडक्शन इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी नो इंडक्शन इफेक्ट, कोई भी इंडक्शन इफेक्ट नहीं होगा। मान लीजिए आपने इसको Q1 चार्ज दिया तो वो चार्ज क्या हो गया, सरफेस पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, और इसको आपने Q2 चार्ज दिया, वो यहाँ पे इसके सरफेस पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, ओके। अब आपने क्या किया, इन दोनों बॉडी को, इन दोनों बॉडी को एक दूसरे के पास लेकर के आए, एक दूसरे के पास लेकर के आए, ठीक है। तो आप इस तरह से इन दोनों बॉडी को एक दूसरे के पास लेकर के आए। जब पास लेकर के आएंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये जो चार्ज था वो चार्ज इंडक्शन इफेक्ट की वजह से क्या होंगे, ज्यादा चार्ज तो इस साइड में एक्यूमुलेट हो जाएगा और इधर कम चार्ज बचेंगे। उसी तरह से इंडक्शन इफेक्ट की वजह से ज्यादा चार्ज इस साइड में एक्यूमुलेट हो जाएगा और इधर कम चार्ज बचेंगे। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो बॉडी का ज्योमेट्रिक सेंटर है वो तो यही है ना, जिसके बीच के डिस्टेंस को अगर आप r लिखें, अगर ये काफी डिस्टेंस पे था जब इंडक्शन नहीं हुआ था, तब मान लो, है ना, इंडक्शन इफेक्ट होने से पहले मान लो सेंटर जो था, दोनों के बीच का सेंटर डिस्टेंस जो था वो r था। अब जो चार्ज है इंडक्शन होने के बाद शिफ्ट हो गया है इस बॉडी वाला लेफ्ट की तरफ और इस बॉडी वाला राइट की तरफ, तब अब जो नया सेंटर चार्ज का हो गया है वो यहाँ हो गया, नया सेंटर जो चार्ज का हो गया वो यहाँ हो गया। तो ये जो ब्लू डॉटेड लाइन है ये वाला सेंटर जो है वो मान लो r डैश हो गया। तो रेड के हेल्प से अगर आप कूलॉम्स लॉ लिखते बिफोर इंडक्शन, तो कूलॉम्स लॉ लिखते क्या, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना। और जब इंडक्शन हो गया तब जो हमारा अब जो एक्चुअल फोर्स लग रहा है उसके ऊपर वो क्या लग रहा है, K Q1 Q2 बाय आर डैश का होल स्क्वायर। आप क्या देख रहे हो कि आर डैश जो है वो ज्यादा है आर से, इसका मतलब जो एक्चुअल फोर्स है वो कम है किससे, कूलॉम्स फोर्स से, है ना। तो आप देख रहे हो कि जो फोर्स है एक्चुअल फोर्स वो कूलॉम्स फोर्स से डिक्रीज हो गया, इसलिए जो हमारा कूलॉम्स लॉ है वो वैलिड है केवल और केवल किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट है, इट इज एप्लीकेबल ओनली अप टू फ्यू किलोमीटर्स ओनली। ये फोर्स जो है, कूलॉम्स फोर्स जो है वो लार्जर डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और ना ही वेरी स्मॉल डिस्टेंस लेस देन 10 टू द पावर -15 मीटर के लिए भी ये
वैलिड होता है ना। तो इस बात के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि ना तो ये लार्जर डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है और ना ही द डिस्टेंस लेसर देन 10⁻⁻15 मीटर के लिए ये एप्लीकेबल है। तो ये सभी लिमिटेशंस हैं कूलॉम्स लॉ के, कि कूलॉम्स लॉ स्टैटिक चार्ज के लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, स्मॉलर डिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं है, वेरी स्मॉलर डिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं है, और वेरी लार्जर डिस्टेंस के लिए भी ये वैलिड नहीं है। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर फिजिक्स के साथ, और आपको आने वाले टाइम में और भी वीडियो लेक्चर्स पढ़ने का मौका मिलेगा। और आप बने रहिए, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।